हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए साइंस का ये मॉडल सेट 3 है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे साइंस का जितने भी यहाँ पे चैप्टर है दोस्तों, उन सभी चैप्टर से पूछे गए प्रश्न सेट, जिसको हम लोग मॉडल सेट बोलते हैं दोस्तों। आप लोगों के एग्जाम के लिए, आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी दोस्तों मैट्रिक या फिर क्लास 10th का आगामी बोर्ड परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं या फिर उसमें देना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का आप लोग को रेगुलर वीडियो देखने को मिले। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। इस तरह का और वीडियो क्वेश्चन देखना चाहते हैं दोस्तों, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वेबसाइट का, जहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा, एक का बी आभासी प्रतिबिंब। 2 नंबर है दोस्तों कि अवतल लेंस में आवर्धन एम जो बराबर होता है वो कि मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला। तो अवतल लेंस में जो मतलब लेंस में आवर्धन क्षमता जो होता है वो भी अपॉन यू होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 का डी। अगर यही दर्पण में पूछता दोस्तों, दर्पण में आवर्धन क्षमता, तो ये माइनस वी अपॉन यू हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेंस की बात हो रही है, अवतल लेंस की, तो ये हो जाएगा वी अपॉन यू, डी ऑप्शन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे छात्र इसका जवाब जानते होंगे। तो ये 2 होता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम। 3 का बी। 4 नंबर है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको बोलते हैं निर्गत कोण। तो याद रखिएगा 4 का सी, निर्गत कोण। 5 नंबर है कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। एड्स से पीड़ित, दम्मे से पीड़ित, या फिर मधुमेह से पीड़ित, या फिर चश्मा पहनने वाले व्यक्ति। तो ये हो जाएगा आपका एड्स से पीड़ित। एड्स से पीड़ित जो रहते हैं दोस्तों वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेत्रदान में नेत्र नहीं, उसका कॉर्निया लिया जाता है दोस्तों, अंदर का भाग एक ही पार्ट लिया जाता है जो किसी मनुष्य में लगाया जा सके। तो यहाँ पे 5 का ए हो जाएगा, एड्स से पीड़ित व्यक्ति जो है यहाँ पे नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। 6 नंबर है दोस्तों कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, दृष्टिपटल बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 6 का बी। 7 नंबर है कि नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह किस तरह का दिखेगा, यह कैसे दिखेगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि नीले वर्ण की प्रकाश से अगर हम हरे वर्ण की वस्तु को देखते हैं तो वह किस तरह का दिखेगा। इसका मतलब हो गया दोस्तों ब्लू प्लस यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। तो वो किस तरह से दिखेगा आपको यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे काला दिखेगा। अगर हम लोग ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे दोस्तों तो ब्लैक हो जाएगा। फिर 8 नंबर आता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक बहुत सारे होते हैं, लेकिन एसआई मात्रक की बात करें तो जूल ही होता है दोस्तों। तो 8 का बी, जूल। 9 नंबर है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो परिपथ में जो विद्युत धारा की माप होती है वो एमीटर से की जाती है। तो यहाँ पे 9 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर है दोस्तों कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान कितना होगा। तो मतलब यहाँ पे रेसिस्टेंस का मान दिया गया है दोस्तों 55 ओम। उसके बाद आपको यहाँ पे भी का भी मान दे दिया गया है 220 वोल्ट। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एम्पियर का मतलब आई का मान निकालना है। तो V बराबर आई आर जानते होंगे आप लोग फार्मूला। यहाँ से आई का मान V अपॉन आर हो गया। V का मान यहाँ पे 220 दिया गया है और R का मान यहाँ पे 55 दिया गया है। तो 55 चौका 220, तो 4 एम्पियर हो जाएगा आई का मान, ठीक है। 4 एम्पियर। तो ये आपका 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। V बराबर आई आर के फॉर्मूले से मैंने यहाँ पे बता दिया आप सभी को। 11 है दोस्तों कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वोल्ट मीटर।
तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 का बी वोल्ट मीटर, ठीक है। और धारा मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं एमीटर। 12 है दोस्तों कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिमाण क्या होगा। क्या क्वेश्चन है कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, मान लो कि ये दोस्तों विद्युत धारा की दिशा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो गया अगर, ठीक है, तो आरोपित बल का जो मान होगा वो क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या चीज़, अधिकतम हो जाएगा उसका बल का मान, ठीक है। उस पर जो बल लगने वाला आरोपित होगा, मतलब आरोपित बल होगा, उसका मान जो है वहाँ पे अधिकतम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 12 का बी हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 13 नंबर है कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम, मतलब बाम दाएं, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा जो है किस दिशा की ओर संकेत करता है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो ये हो जाता है दोस्तों चालक की गति की दिशा की ओर। क्या क्वेश्चन है, चालक की गति की दिशा की ओर। अगर यही वाम हस्त नियम रहता दोस्तों, ठीक है, अगर यही वाम हस्त नियम रहता, ये अंगूठा रहता, तो ये जो दिशा है ये फोर्स का हो जाएगा, बल का, ठीक है, बल की ओर इंगित करता है। लेकिन यहाँ पे अगर इसी को हम उल्टा दिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ये, मतलब दायां हाथ हो जाएगा। तो ये अंगूठा मान लो है, तो ये अंगूठा जो है यहाँ पे दोस्तों किसकी ओर इंगित करता है, तो ये हो जाएगा चालक की गति की दिशा की ओर, चालक की गति की दिशा की ओर इंगित करता है। तो याद रखिएगा 13 का ए। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोला है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी से हम लोग को डायरेक्ट धारा प्राप्त होता है, तो डिस्ट धारा उसको बोलते हैं। तो 14 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। 15 नंबर है दोस्तों कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऊर्जा के जितने भी रूप हैं दोस्तों, कोयला हो गया, परमाणु हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, बहुत सारे हैं, उसमें से सूर्य को जो है ये अनंत स्रोत माना जाता है, ठीक है। 15 का सी सूर्य को, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे या उसके पास अपार भंडार में ऊर्जा सीमित है दोस्तों, ऊर्जा स्रोत है जिससे हम लोग सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसको कहीं भी कभी भी बनाया जा सकता है, वो भी बिल्कुल कम लागत में, इसलिए यहाँ पे ऊर्जा का अनंत स्रोत माना गया है सूर्य को, ठीक है। 16 नंबर है कि सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें जो विकिरण होता है वो कौन सा विकिरण उपस्थित होता है। सूर्य का जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक वो विकिरण के ही माध्यम से आता है दोस्तों, ठीक है, ये विकिरण के ही माध्यम से आता है पृथ्वी पर। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश से हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें किस तरह का विकिरण जो है यहाँ पे उपस्थित रहता है। तो उस विकिरण का नाम है दोस्तों अवरक्त विकिरण। तो याद रखिएगा यहाँ पे 16 का बी सही उत्तर। 17 नंबर है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है। क्या क्वेश्चन है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है। तो उसको हम लोग कौन सा मतलब बोलते हैं दोस्तों अभिक्रिया, उसको हम लोग बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या क्वेश्चन है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। 18 नंबर है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना मतलब खाद तैयार करना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों। तो ये अभिक्रिया है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो याद रखिएगा 18 का बी। 19 नंबर है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस गैस का होता है। क्या क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का जो धुआं उत्सर्जित होता है वह धुआं किस गैस का होता है दोस्तों। ये गैस होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पे 19 का बी। 20 है कि नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सिरका में, नींबू में, संतरा में, इस तरह का आंवला में किस तरह के अम्ल पाए जाते हैं ये पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों आपका सिट्रिक अम्ल।
नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 21 है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल बनाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। जो स्वाद में खट्टा भी होता है, सॉरी, वे पदार्थ, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं, मतलब खट्टापन लगता है, उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, ये ट्रिक है दोस्तों। अनिल क्षार अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। फिर इधर से लेंगे क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लौ से लाल, नी से नीला, और से अम्ल, नौ से नीला, लाल, लौ से लाल, मतलब अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा, ये लाल से नीला, नीला से लाल, आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये अम्ल हो जाएगा यहाँ पे। तो 21 का से उत्तर सी। 22 है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो ये 14 हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 22 का डी। 23 नंबर है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का जो रंग होता है वो किस तरह का होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो धुएं का रंग होता है दोस्तों, वो भूरे रंग का होगा। ठीक है, लाल धुआं तो देखिए नहीं, हरा पीला ये सब कुछ नहीं, भूरा रंग का होगा। 24 है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस रंजक जो बैंगनी रंग का होता है वो किस चीज़ से निकाला जाता है दोस्तों, तो ये निकाला जाता है आपका लाइकेन से। तो याद रखिएगा यहाँ पे 24 का ए। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 30 तक, कि निम्नलिखित में से कौन अधातुय है, तो अधातु यहाँ पे हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, लोहा है दोस्तों। इनमें से कौन जो है एक अधातु है, वो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन एक अधातु गैस है। 26 है कि इन कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, तो उस धातु का नाम है दोस्तों पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर निकेल। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे, कैल्शियम जो है जल में डालने पर तैरने लगता है। 27 है कि लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो लोहा से जो अगर जिंक लेपित करते हैं दोस्तों, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं कि कार्बन क्या है, तो कार्बन जो है यहाँ पे एक धातु, अधातु या फिर उपधातु। तो ये है दोस्तों एक अधातु, कार्बन एक अधातु है जिसके 2 अपरूप है, 3 भी बोल सकते हैं, फ्लोरीन भी यहाँ पे शामिल हो गया है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, C12H22O11, सॉरी वो चीनी का हो जाएगा। ग्लूकोज का है C6H12O6, तो याद रखिएगा यहाँ पे 29 का बी, C6H12O6। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो मेथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम है दोस्तों वो फॉर्मिक अम्ल हो जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 30 का ए। 31 है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह को का तत्व जो है यहाँ पे हीलियम हो जाएगा, जो शून्य ग्रुप में आता है दोस्तों, जिसको हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सभी जीरो समूह का ग्रुप का तत्व है। 32 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि समूह में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, क्या क्वेश्चन है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। समूह में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं दोस्तों, तो परमाणु साइज में जो परिवर्तन होता है वो होता है आपका बढ़ता है। ठीक है, परमाणु साइज में परिवर्तन मतलब बढ़ता है परमाणु साइज उनका, समूह में मतलब ग्रुप है दोस्तों। अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाए तो परमाणु साइज में परिवर्तन क्या होता है, तो वो बढ़ने लगता है। 33 नंबर है कि रक्तचाप मतलब रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अस्फिग्मोनो, क्या दोस्तों, अस्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा 33 का ए। 34 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग है
वो है दोस्तों आपका फेफड़ा, याद रखिएगा यहाँ पे हार्ट, हृदय, फेफड़ा हो जाएगा। 35 नंबर है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है कहाँ से? तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया हो जाती है दोस्तों, वो शुरू हो जाती है मुंह से ही। जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ खाते हैं तो मुख गुहा से ही, मुंह से ही उसका पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाता है। 36 है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है दोस्तों, वो होता है आप लोग का यहाँ पे हरा। तो 36 का ए। 37 नंबर है दोस्तों कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा शोषण की नियंत्रित करता है? क्या क्वेश्चन है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा शोषण की गति दर को कम करता है, मतलब नियंत्रित करता है? तो वो होता है दोस्तों आपका मेडुला। ठीक है, तो याद रखिएगा 37 का बी। 38 नंबर है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप जो हार्मोन होता है उनका जो उदाहरण अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीन। 39 नंबर है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग की होने की संभावना है? तो ग्वाइटर, गलकंड, घेंगा, ये इनमें से सभी हो जाएगा। अगर आयरन की कमी रहती है तो इनमें से सभी रोग जो है यहाँ पे होने की संभावना हो सकता है। फिर 40 नंबर आता है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ये मुकुलन द्वारा जो लैंगिक जनन होता है ये ईस्ट में होता है। तो 40 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 41 है दोस्तों कि उड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो उड़हुल जो है दोस्तों ये द्विलिंगी है। तो याद रखिएगा 41 का ए। 42 नंबर है कि परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में जो होते हैं दोस्तों बाह्यदल, अंडाशय, अंडक या फिर परागकण। तो ये परागकोश में परागकण होते हैं। 43 नंबर है कि जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक कौन है? तो जीवों में जो वंशागत गुणों का जो निर्धारक है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं जीन। ठीक है, जीन की मदद से ही वंशागत गुणों का निर्धारण होता है। 44 नंबर है दोस्तों कि सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई थी? तो सर्वप्रथम अगर जीव ऑक्सीजन की जो उत्पत्ति हुआ है दोस्तों वो उत्पन्न हुआ है किस जीव के कारण? तो उस जीव का नाम है नीला हरा शैवाल। 45 है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन जो परत पाई जाती है ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में। 46 है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, घास, बकरी, शेर या फिर शैवाल, जलीय कीट, मछली या फिर घास, मछली, मनुष्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल, जलीय कीट, मछली। ये जो है एक जलीय आहार श्रृंखला है। शैवाल जलीय कीट खा जाता है, जलीय कीट को मछली खा जाता है। 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, मृदा, जल व जीवधारी। ये प्राकृतिक जो संसाधन है दोस्तों इनमें से कौन नहीं है? वो जीवधारी हो जाएगा। 48 नंबर है कि जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल है। तो वो जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल है वो हो जाएगा दोस्तों आपका वन में ही जैव विविधता काफ़ी पाया जाता है, उसका हॉटस्पॉट माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों ये मॉडल सेट 3 था। 1 से 48 क्वेश्चन तक किए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के मदद से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करके ज़रूर बताना दोस्तों, और कमेंट भी करना आप लोग कितना जानते थे। ठीक है, और आप लोग किस ईयर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों PDF डाउनलोड करने का, या फिर वेबसाइट पे जाके आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करने का, जहाँ पे हर सब्जेक्ट का चैप्टर व ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। तो जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं starkstudy.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इस चैनल को। उम्मीद करते हैं दोस्तों काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा।